हेलो दोस्तों, स्टडी हब एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो उन छात्रों के लिए है जो एसएससी के सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको जीके में अच्छा स्कोर करने में या फिर जीके की तैयारी करने में प्रॉब्लम आ रही है। अब सबसे पहली चीज कि ये अच्छा स्कोर होता कितना है, कितना स्कोर आपको करना होगा कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। तो ये तीन एग्जाम है एसएससी के जो मेन स्ट्रीम एग्जाम है, सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल। ये हर साल निकलते हैं एसएससी द्वारा, और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं इन तीनों एग्जाम के ही भरते हैं। एक बार इनकी कट ऑफ देखिए। सीजीएल 2019 प्री की कट ऑफ लगी थी 147.78 200 में से, ये खाली कट ऑफ है। डबल एओ की वहीं पे गई थी 180.12। सीपीओ 2018 प्री की कट ऑफ 140.08। सीएचएसएल 2019 की कट ऑफ 159.52। ये सिर्फ कट ऑफ है। अगर आप पूरे प्री का अच्छा स्कोर देखें तो इसमें +30 कर लीजिए। अगर आप कट ऑफ से +30 स्कोर करते हैं तो आपका स्कोर एक तरीके से अच्छा मान लिया जाएगा। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके 150 मान के चलूं, इसमें मैं +30 करता हूं तो 180 आपको प्री में एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा कि आप निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी करें और यह सोच ले कि भाई मेंस में मैं अच्छा करूंगा तो मेरा सिलेक्शन यहाँ पे अच्छी पोस्ट पे हो जाएगा। वही चीज सीपीओ के अंदर भी है। सीपीओ के अंदर मेंस में केवल एक एग्जाम होता है, इंग्लिश का एग्जाम। वहीं सीजीएल में दो दो एग्जाम होते हैं मेंस के अंदर, इंग्लिश का और मैथ्स का। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि मेंस के अंदर एक पेपर में एक ही सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। अगर आपकी उस सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी कमांड है तो आपका पूरा पेपर अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश की तैयारी आप अच्छी करके गए तो आप इंग्लिश का पेपर अच्छा करके आ जाएंगे। मैथ्स की तैयारी आप अच्छे से करके गए तो मैथ्स का पेपर आप अच्छे से कर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप प्री की बात करें, इन तीनों के तीनों एग्जाम में ही प्री के अंदर चार चीजें पूछी जाती हैं: मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश और मैथ्स की तैयारी तो आपको करनी है क्योंकि आपसे मेंस में भी पूछा जा रहा है। तो इसकी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे भी नहीं, इसको हम किसी दूसरी वीडियो में उठाएंगे इस टॉपिक को। रीजनिंग भी ऐसा ही टॉपिक है, आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे तो इतना कोई टफ चीज़ नहीं है रीजनिंग को तैयार करना। लेकिन जीके में तैयारी करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो जीके में स्कोर आपको कितना करना होगा, इसको पहले इस क्वेश्चन को जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 180 स्कोर अगर आप करते हैं सीजीएल जैसे एग्जाम में तो आपका एग्जाम अच्छा माना जाएगा। अब इसके अलावा जीके के अलावा तीन पोर्शन बचते हैं जो कि होंगे 150 नंबर के। 50 नंबर की जीके है, 50-50 के चारों सेक्शन है। अगर यहाँ पे हर एक सेक्शन में आपसे 5-5 नंबर का कुछ गलत हो जाता है तो आप 135 स्कोर करेंगे, और वहीं पे इसको 180 तक ले जाने के लिए आपको स्कोर करना होगा कम से कम 45। थोड़ा बहुत आप इसको तीनों पोर्शन को और अच्छा कर देंगे, 140 तक इसमें स्कोर कर लेंगे, फिर भी आपको 40 नंबर तो जीके में स्कोर करने ही करने होंगे अगर आपको आपका स्कोर 180 तक लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं एक तरीके से 40 को लैंडमार्क मान के चलूंगा कि 40 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं जीके के अंदर तो आपका जीके का पोर्शन अच्छा हुआ है, और डेफिनेटली फिर आपका प्री का एग्जाम अच्छा ही हो जाएगा। अब क्या दिक्कत आती है कि हम ये 40 प्लस स्कोर जीके के अंदर नहीं कर पाते। सबसे पहले प्रॉब्लम है कि ये जो जीके का सिलेबस है ये काफ़ी वास्ट है और अनडिफाइंड है। यहाँ पे एक बार सिलेबस को देखिए। एक बार हिस्ट्री के अंदर ये जो यहाँ पे सिलेबस के पॉइंट लिखे हुए हैं ये एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में डाले हुए हैं। इन सिलेबस इन इन टॉपिक को पढ़ के हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि वहाँ पे क्या क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और ऐसा ही वहाँ पे पेपर बनता है। कोई भी कहीं से भी कुछ भी उठा के क्वेश्चन पूछ लेंगे। कोई भी सिलेबस डिफाइन यहाँ पे इन्होंने नहीं किया है। अगर आप यूपीएससी का पेपर देखें किसी भी एग्जाम का, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे वो सिविल सर्विस का हो, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर हो, वहाँ पे सिलेबस को वे डिफाइन करते हैं और उसी को एक तरीके से बेस मान के क्वेश्चन को बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इन्होंने केवल नाम मात्र के लिए कुछ टॉपिक्स रख दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बन के कैसे आएगा उसका कोई भी आइडिया ना तो छात्रों को है ना इन पेपर बनाने वालों को है। और दूसरी चीज, छात्र मानते हैं कि यह जीके पढ़ना काफी बोरिंग है और टाइम कंज्यूमिंग है। जो भी छात्र पहली पहली बार तैयारी शुरू करता है, मैथ्स एक बार उससे करना आ जाए तो मैथ्स के क्वेश्चन लगाने में उसको मजा आने लगता है। जब भी वो किताब उठाएगा पढ़ने के लिए दिन में तो वो सबसे पहले मैथ्स की तरफ ही देखेगा। लेकिन जहाँ भी जी के पढ़ने की बात आएगी उसको बोरियत फील होगी और सोचेगा कि यार क्या टाइम कंज्यूम हो रहा है मेरा, मैं पढ़े जा रहा हूँ और पता नहीं मेरा स्कोर कितना ही आएगा। 30 स्कोर मुश्किल से मॉक टेस्ट में आ रहा है। तो यहीं पे थोड़ा सा उसका हौसला कम कम हो जाता है। फिर सबसे मेन चीज कि अगर इन दोनों प्रॉब्लम से वो थोड़ी सी ओवरकम हो भी जाए, थोड़ा सा इन प्रॉब्लम को सोल्व कर भी ले अपनी, उसके बाद उसको ये नहीं पता होता कि वह किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाए, किस तरीके से अपनी अप्रोच रखे कि वह कम समय में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सके। अब कम समय क्यों? क्योंकि दूसरे भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं।
जैसे कि आपको सीजीएल में मैंने बताया कि 400 नंबर का मेंस होगा, उसमें केवल मैथ और इंग्लिश पूछा जाएगा। अब खाली जीके में मैं वो छात्र सोचेगा कि मैं इतना समय क्यों दूं, इस दौरान मैं अपने मैथ की तैयारी कर सकता हूँ, इंग्लिश की तैयारी कर सकता हूँ। तो किस प्रकार वह स्ट्रेटेजी बनाए कि उसका स्कोर यहाँ पे अच्छा हो जाए। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तो फिर भी यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने सिलेबस में बोला है कि 10th लेवल का पूछेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 8th 9th 10th की एनसीईआरटीज भी पढ़ के चले जाएंगे तो मान लीजिए हमारा काम बन जाएगा। लेकिन वही बात अगर इकोनॉमी की आ जाए, एक ही टॉपिक, एक इन्होंने ये चीज लिख दी, बजट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अभी क्या इस चीज के लिए हम पूरा का पूरा बजट पढ़े? पॉलिटी के अंदर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लिख दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव टॉपिक्स। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, संसद हमारा पार्लियामेंट आता है, हमारे एग्जीक्यूटिव आते हैं। अब उनके बारे में हम कितना डीप पढ़े? बहुत सारी प्रॉब्लम है। खाली सिलेबस को पढ़ जैसे मैंने आपको बताया कि यूपीएससी में आप सिलेबस को पढ़ें, उसकी उसी की तरह से अपनी तैयारी करें सिलेबस के ऊपर ही, तो आपकी तैयारी एक तरीके से आपको लगेगा अंदर से कि भाई हमने तैयारी कर ली है, हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे आप जो ये टॉपिक दिए हुए हैं, आप इनको कितना भी पढ़ लीजिए, आपको लगेगा ही नहीं कि मेरी तैयारी पूरी हो गई है। वहाँ पे कोई भी ऐसा एमसीक्यू आ जाएगा जिसकी आपको बिल्कुल ही हवा नहीं लगेगी कि ये कहाँ से पूछ लिया गया। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमें सिलेबस को टैकल करने में आती है। इसकी भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम ये चीज़ सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आज का हमारी वीडियो का मेन टॉपिक वही है। अब करंट अफेयर इन्होंने टॉपिक में रख दिया, करंट अफेयर में क्या पूछेंगे ये भी डिफाइंड नहीं है। ये किस लेवल पे करंट अफेयर पूछेंगे, हमें कितना इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, इसमें कितना हमें नेशनल पढ़ना है, इसके अंदर हमें इन्वायरमेंट से कितना पढ़ना है, कुछ भी डिफाइंड नहीं है। अब इस वेरियस, और ये एक चीज़ और इन्होंने लिखी हुई है, वेरियस फैक्ट्स। अब कुछ भी उठा के यहाँ पे, कोई भी डांस, कोई भी आपसे कहीं की भी भाषा, कोई भी ट्राइबल ग्रुप कहाँ पे रहते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कुछ भी चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफाइन नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी यही है। अब हमारी अप्रोच इसके लिए कैसी रहनी चाहिए? अप्रोच के लिए सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। अब सिलेबस जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिफाइंड है ही नहीं, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा अगले अगले वाली स्लाइड में कि किस तरीके से आपको देखना है। तो सबसे पहला काम, जो भी हम सिलेबस जिस प्रकार से भी कंप्लीट कर सकते हैं उसको करना है, लेकिन एलिमिनेशन के साथ। अब ये एलिमिनेशन हमें किस प्रकार करना है? सबसे पहले हमें जो पुराने क्वेश्चन पेपर हमने एसएससी ने अभी तक लिए हैं उनको उठा के केवल पढ़िए। चाहे आपने बिल्कुल भी सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है, फिर भी एक बार क्वेश्चन पेपर उठाइए सीजीएल के पिछले साल के, आपको गूगल करेंगे एकदम आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अब या तो आप छात्र होंगे कि जो पहली बार इसको एग्जाम को दे रहे होंगे, या फिर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, आपका स्कोर 20 प्लस से ऊपर जा ही नहीं रहा, या फिर आप एक ऐसे छात्र हैं जो थोड़ा बहुत डिसेंट स्कोर 30 प्लस या 35 प्लस तक ले जा रहे हैं, लेकिन आपका अच्छा स्कोर जिसको हम एक तरीके से अब लैंडमार्क मान के चल रहे हैं कि 40 प्लस आना चाहिए, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो पहले छात्र की बात करते हैं हम, ये कि जो अभी नई नई तैयारी शुरू की है और वह 20 प्लस से ऊपर स्कोर कर ही नहीं पा रहा, तो उसको भी यही काम करना है। चाहे उससे क्वेश्चन लग नहीं रहे, उसको नहीं पता कि क्या इनके आंसर है, उसको बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं है, फिर भी वह एक बार पुराने ईयर के एमसीक्यूज उठाए और उनको केवल पढ़े। तो जब भी वह कोई भी चीज पढ़ेगा, चाहे वो अखबार से पढ़ेगा, चाहे वो किसी बुक से पढ़ेगा, उसको एकदम हिट करेगी वो बात कि हाँ भाई इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने पढ़ा था। तो उस चीज को उसको ध्यान देके फिर पढ़ना होगा। तो यही एक एलिमिनेशन अगर हम सिलेबस में कर सकते हैं तो इसी तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर हम पूरा का पूरा सिलेबस उठा के, जैसे कि मैंने आपको पीछे सिलेबस में ये बताया हिस्ट्री, आप चाहे कोई भी किताब उठाइए, चाहे आप लूसेंट की छोटी सी किताब उठाइए, या फिर आप एनसीईआरटी पे चले जाइए, या फिर आप बीए लेवल की किताब उठा लीजिए, इन चीज़ों को आप पूरा नहीं कर पाएंगे लिमिटेड टाइम में, जो भी आपको मतलब आपके पास तैयारी करने के लिए होता है। तो यही चीज़ है कि आप एक बार एमसीक्यू देखिए पुराने क्वेश्चन पेपर के, चाहे आपको उनके आंसर नहीं पता, लेकिन उससे आपको एक अंदाजा माइंड में आ जाएगा। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ेंगे किसी भी किताब से, चाहे वो एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, चाहे वो लूसेंट जैसी किताब से पढ़ेंगे, चाहे किसी भी अच्छे लेखक की किताब से पढ़ेंगे, आपको पता होगा कि ये चीज़ मेरी एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ मेरी एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी एसएससी की तैयारी में। इसको मैं इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करके भी बताऊंगा आपको किस तरीके से है और किस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना है। तो जो आप करंट अफेयर के, चाहे आप अखबार से पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, कहीं से भी आप करंट अफेयर की, या फिर आप कोई न्यूज़ ही सुन रहे हैं टीवी के ऊपर, उसको अपने स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आपने एक बार पढ़ा, मैंने आपको बताया कि ये एमसीक्यू आपने देखे, आपको पता लग गया कि ये चीज़ पूछी जा रही है, ये चीज़ आपके सिलेबस में जहाँ पे भी जो भी आपकी बुक है उसके अंदर है।
तो वो आपका स्टैटिक पार्ट होगा एक तरीके से। अब उसके उसके लिए कोई घटना घटी, जैसे कि आज की घटना है, ये उत्तराखंड के अंदर ये जो बाढ़ आई है अलकनंदा नदी के अंदर, तो जब आप रिवर सिस्टम पढ़ेंगे स्टैटिक पोर्शन के अंदर, तो आपको देखना होगा कि अलकनंदा का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, बाद में जाकर किस नदी में मिलती है, इस नदी के ऊपर कौन कौन से बांध बने हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर आप इस चीज़ के बारे में पढ़ लेंगे तो वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे कि जो उसके ऊपर क्वेश्चन अगर बनता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपको जब आप ये दो चीज़ कर लेंगे, आपका जो सिलेबस है एक तरीके से आपकी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा, आप करंट अफेयर में रेगुलर आ जाएंगे, स्टैटिक पोर्शन से उसको रिलेट करना भी सीख जाएंगे। तो यानी एक तरीके से आप एक तरीके से हल्की जॉगिंग में आ जाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि अभी आप रनिंग करना शुरू कर देंगे, लेकिन आप जॉगिंग करना शुरू कर रहे हैं। रनिंग करने के लिए आपको सबसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस किन क्वेश्चंस की करनी है? सबसे पहले तो जो आपके बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत सारी बुक्स आ रही हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कंपाइलेशन आ रहा है। जैसे किरण की एक किताब आती है, पहले 8900 पर करके कुछ प्लस करके आती थी, अब पता नहीं कितने क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। तो जब इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, पहली चीज तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि जो आपने पढ़ा है अब आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, वो जो चीज मैंने आपको एलिमिनेशन वाली बताई थी, वो आपकी चीज और ज्यादा होती चली जाएगी। जब आप अपने सिलेबस पे दोबारा आएंगे तो आपके पास पढ़ने के लिए और कम होगा। आपको पता होगा कि अच्छा ये चीज तो मुझे पहले से पता है, ये चीज मेरी अच्छे से हो गई। और दूसरी चीज ये एग्जाम में पूछी नहीं जाती वो, या फिर बहुत कम, ये क्या एक क्वेश्चन आता है तो इसके लिए मैं पूरे के पूरे 5 या 6 पेज ना पढूं। तो ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करेंगे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और जितने बार आप अपने इन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे तो उतना ही आपका स्कोर एग्जाम में अच्छा होगा। और फिर आप एक ये हमारा टॉपिक बचता है कि कौन सी बुक्स और सोर्सेस हमें रेफर करने हैं। तो सबसे पहला सोर्स जो एक तरीके से हम एसएससी की तैयारी का यूनिवर्सल सोर्स मानते हैं, वह है लूसेंट की जीके की किताब। मैं आपको बिल्कुल लिमिटेड सोर्स बताऊंगा क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। एसएससी के लिए हमें ज़्यादा सिलेबस को मगअप नहीं करना है, हमें लिमिटेड पढ़ना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एलिमिनेट करके पढ़ना है। और एनसीईआरटी केवल साइंस के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको सिलेबस में ये चीज़ बताई, हिस्ट्री, हिस्ट्री का लूसेंट के अंदर मुश्किल से 40 या 50 पेज का कुछ पोर्शन दिया हुआ है। एक बार उसकी रीडिंग लगा लीजिए, उसके बाद आप पुराने ईयर के एमसीक्यूज लगाइए, आपका हिस्ट्री का पोर्शन पूरा का पूरा हो जाएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद ऐसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को थोड़ा सा हम करंट से रिलेटेड, इकोनॉमी जो है आज के समय पे करंट से रिलेटेड पूछी जा रही है, तो इसके साथ साथ हमें करंट पढ़ना बेहद जरूरी है। इसकी तैयारी हम इसकी इसकी भी बताऊंगा मैं अभी आपको कि किस तरीके से करनी है। और ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, इसको मैंने आपको बताया कि केवल एनसीईआरटी इनके लिए हमें पढ़नी है। एनसीईआरटी से ही ये तीनों सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और 8, 9, 10 के एनसीईआरटी पढ़ने में आपको 20-25 दिन से ज़्यादा नहीं लगने वाले। और हम इस चैनल पे आपके इन चीज़ों को करने में किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर करंट अफेयर और वेरियस फैक्ट का ये भी हम अभी डिस्कस करते हैं। तो लूसेंट में से जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि स्टैटिक टॉपिक हिस्ट्री जैसे हो गए, ज्योग्राफी जैसा हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, ये एक बार आप इसमें से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी ये 8th, 9th और 10th की, इसकी ये साइंस एक बार आप पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तीनों की तीनों चीज़। उसके बाद आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस शुरू होती है। अब एमसीक्यू जब आप किसी बुक से लगाएंगे, जैसे कि 8900 प्लस एमसीक्यूज मैंने आपको बताया, किरण की किताब है, इसमें से अगर आप लगाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ही एमसीक्यू एक बार में मिलता है। सीधा का सीधा कोई एक क्वेश्चन पूछा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल पूछ लिया कि प्रेसिडेंट की एज कितनी होनी चाहिए इलेक्शन के लिए। भारत में अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, तो आपको ऑप्शन में वहाँ पे गिवन होगा, जैसे 30, 35, 40, 45। करेक्ट आंसर है 35। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज़ जानने को मिली। आपको एमसीक्यूज इससे रिलेट करके पढ़ने हैं। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन व्यक्ति लड़ सकता है, इसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन व्यक्ति मतलब वोट देते हैं, कौन कौन है वे, जो जैसे एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, एमएलसी नहीं होते। इन सब चीज़ों के आपके पास पूरे डाटाबेस होने चाहिए। एक एमसीक्यू के पीछे जितने भी फैक्ट है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे इसी चैनल पे शुरू किया हुआ है एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज का। इसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी को शुरू किया हुआ है। इनके 3-3 पार्ट आ भी चुके हैं।
तो आप यहाँ पे देखेंगे एक बार, जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एमसीक्यू तैयार करने हैं, एक बार आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको ये तीनों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें ये पॉलिटी वाली है, पॉलिटी एमसीक्यू के नाम से, ज्योग्राफी एमसीक्यू के नाम से, और मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज के नाम से। आप एक बार इन तीनों वीडियोज़ को देखिए तो आपको पता लगेगा कि हमें किस तरीके से एमसीक्यूज को अप्रोच करना है। उसके साथ साथ जो रिलेटेड फैक्ट है उनको वहीं उनके साथ साथ ही तैयार करते जाना है। अब ये चीज़ अगर आपने 2-3 महीने की भी फॉलो की, अभी जैसे टेंटेटिव बताया गया है कि मई के अंदर सीजीएल का एग्ज़ाम होगा और मार्च के एंडिंग में शायद सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी शुरू हो रहा है, तो यानी हमारे पास 2 महीने मुश्किल से बचे हैं सीएचएसएल के लिए और 3-3.5 महीने बचे हैं सीजीएल के लिए। इतना ही समय है हमारे पास। तो ये जो मैंने आपको बताया कि लूसेंट से थोड़ा थोड़ा स्टैटिक पोर्शन पढ़ के एमसीक्यूज पे आप डायरेक्ट आ जाइए। अगर आपसे नहीं बुक से समझ में आ रहे तो आप हमारे चैनल पे ये जो एमसीक्यू की सीरीज शुरू हुई है आप इसको देखिए। इसके साथ साथ हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर से आपको स्टैटिक को रिलेट करना है, तो करंट अफेयर की हमने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम डालते हैं डेली एमसीक्यूज। सुबह नीतीश के डेली एमसीक्यूज का एक लेक्चर डेली आता है, मुश्किल से 7 या 8 मिनट का लेक्चर होता है। आप उसको डेली देख लेंगे, वो चीज़ आपके माइंड में हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि लेक्चर को काफ़ी अच्छे से नीतीश बनाता है, उसमें वो पिक्चर का इस्तेमाल भी करता है और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है, जो भी जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है उसको भी आपको डिस्कस करके बताता है। अभी हम ये मंथली कंपाइलेशन भी लेके आ रहे हैं इनका, एमसीक्यूज का, डेली एमसीक्यूज का। तो इसमें अगर आप डेली नहीं देख पा रहे हैं, मान ले अभी आप इस चैनल पे अभी आए हैं, आपने जनवरी के पिछले लेक्चर नहीं देखे, दिसंबर का आपको नहीं पता करंट अफेयर का, नवंबर पिछले साल के अक्टूबर, क्योंकि हर एक एग्जाम में पिछले 6 महीने के एमसीक्यूज तो आपको, एमसीक्यू कह रहा हूँ, ये करंट अफेयर तैयार करके ही जाने होते हैं। तो इसका भी हम एक कंपाइलेशन लेके आ रहे हैं जिसमें हम पिछले सितंबर 2020 से लेके मार्च 2020, मार्च 2021, ये तो कंटिन्यू तो है ही है डेली की, लेकिन इसके बाद हम सीएचएसएल वाले स्टूडेंट जिनका पेपर सीएचएसएल का भी आने वाला है, सितंबर से मार्च की एक इकट्ठी वीडियो डाल देंगे, और सीजीएल वालों के लिए भी जो मई से पहले जो 6 महीने होंगे उनकी एक इकट्ठी वीडियो डाल देंगे। और अगर मंथ वाइज भी आपको देखनी है तो मंथ वाइज भी हम बना रहे हैं। जनवरी की वीडियो जल्दी आने वाली है, 1-2 दिन में आप देखेंगे चैनल पे आ जाएगी। उसके बाद दिसंबर की, नवंबर की, सभी वीडियोज आ जाएंगी। हम इनके अंदर जो फैक्ट हैं एमसीक्यू, इसके करंट अफेयर के, वो तो बताएंगे ही, और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, उससे रिलेटेड कोई दूसरे फैक्ट हैं जो पूछे जा सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। अब इसमें आपके एक फायदा ये भी होगा कि आपका स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज हो जाएगा करंट अफेयर के साथ, जो स्टैटिक से वो जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर को स्टैटिक से जोड़ के देखना है, यहाँ पे हम आपकी मेहनत को थोड़ा कम कर देंगे, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके लिए काम हम कर रहे हैं। स्टैटिक पोर्शन को हम बता देंगे कि इसमें से कौन सा आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। अब डेली आपको ये करंट अफेयर की 6-7 मिनट की वीडियो देखनी है, और ये लगभग 2 वीडियो मेरी डेली इसकी, जो मैंने आपको बताया पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी की आ रही है, और 20-20 मिनट की ये 2 वीडियो होती है, तो 40 मिनट, और ये 10-15 मिनट का ये करंट अफेयर का जो है, तो मुश्किल से 50-50 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का आपके पास कंटेंट है जो कि आपको डेली देखना है। और साथ के साथ ये अपनी लूसेंट बुक कर लीजिए, एक बार ये एनसीईआरटी कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि आपका स्कोर 40+ आने से कोई नहीं रोक सकता। 40+ आपका स्कोर आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने खुद इसमें इलेक्शन में, ये जो एग्ज़ाम है सीजीएल का, इसमें सिलेक्शन लिया हुआ है, मुझे डबल की पोस्ट मिली थी, और मैंने इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था। उस समय पे मैं दूसरे चैनल्स को फॉलो करता था, वहाँ पे मुझे बहुत हेल्प मिली। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है कि जो भी अच्छा कंटेंट है, जो भी क्वालिटी कंटेंट है, वो हो चुका है पेड। अच्छे अच्छे टीचरों ने सभी ने अपना पेड कर दिया है, तो क्वालिटी कंटेंट देखने में बड़ी दिक्कत आ रही है। उस समय पे मिल जाता था 2017-18 के, जब हम सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, तब ये कंटेंट ईजिली अवेलेबल था, लेकिन आज ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो ये कंटेंट डालने का एक मोटिव हमारा ये भी है कि जो स्टूडेंट फाइनेंशियली वीक है, नहीं इतना पे कर सकते, 5-5 हज़ार रुपये आज के समय पे चैनलों ने फीस कर दी है करंट अफेयर जैसे कोर्सेज की, जिसमें कोई कुछ भी एफर्ट नहीं होता। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी फीस, उनके लिए, उनकी मदद करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। तो मैं होप करता हूँ कि आप आज से ही जीके की तैयारी पे लग जाएंगे, इस जिस प्रकार मैंने आपको बताया है। और अगर आप इस चैनल पे हमारे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको पता लग जाए कब आ रही है। और ये आप प्लेलिस्ट में भी जाके देखिए, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, मैंने मैथ्स के भी लेक्चर बनाए थे। अभी थोड़ा टाइम कम मिलता है क्योंकि जॉब के साथ साथ इतने सारे मैथ्स और जीके वगैरह साथ एक साथ कंटिन्यू हो सकता,
तो मैं जीके पे अभी फोकस कर रहा हूँ। अगर आगे मेरा समय निकलता है तो मैं मैथ्स को भी दोबारा कंटिन्यू करूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जीके का सारा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा सीजीएल से पहले, और सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए सीएचएसएल के एग्ज़ाम तक भी हम आपको एक मतलब रेस्पेक्टेबल लेवल तक ये सिलेबस कंप्लीट करा देंगे।